हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन और अलॉटमेंट कैसे होगी। जैसा कि आपको सबसे पहले पता है कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होगा। तो आपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देखी होगी एंड आपने उसमें अपने सब्जेक्ट या अपने कोर्स की सीट मैट्रिक्स भी देखी होगी। रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 जुलाई है। आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि किसी भी प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि P1, P2, P3 एंड P4। एंड इसको आज आप समझेंगे कि ये कैसे है, ये अलॉटमेंट में कैसे यूज होगी। और ये जो सीट्स हैं ये डिपार्टमेंट ऑफर कर रही हैं, यानी कि एमए पंजाबी डिपार्टमेंट ये सारी सीट्स ऑफर कर रही हैं। 1 ईयर पीजी में कॉलेजेस सीट्स ऑफर नहीं कर रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सारी सीट्स डिपार्टमेंट ऑफर कर रही हैं, यानी कि जो मेन कैंपस की ये सारी सीट्स हैं। हाँ, सीट्स की नंबर्स बहुत कम है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये P1, P2, P3, P4 क्राइटेरिया कैसे है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इसके बेस पे अलॉटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्यू के 4 ईयर ड्यू के 1 ईयर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कर सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि इसको रेगुलर स्टूडेंट यानी जिसने 4th ईयर करा है, सोल के स्टूडेंट जिसने 4 ईयर करा है अंडर ग्रेजुएट, और एनसी वेब का भी स्टूडेंट जिसने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और किसी यूनिवर्सिटी से आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करा है तो आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। आपने ये जो भी प्रोग्राम्स या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। तो अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, आप एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें P1, P2, P3, P4 से पहले इस पॉइंट को देखना है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है परसेंटेज टर्म्स में वो कितनी परसेंट है। अगर आप इस मिनिमम एलिजिबिलिटी को ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप इस P1, P2, P3 का मैटर ही नहीं उठता है। सपोज यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी कि जितने परसेंट आपके मिनिमम होने चाहिए वो 50% है एग्रीगेट, यानी कि आपके 4 ईयर के जो परसेंटेज बनेगी, यानी सीजीपीए को जब परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो वो 50% होनी चाहिए। और वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45 होना चाहिए। आपके अंडर ग्रेजुएट में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट में आपके ये मिनिमम मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आप आपके सपोज आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, आपके 49% मार्क्स हैं, आपने ऑनर्स करी, प्रोग्राम करा, आपने रिसर्च करी, ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं 50% की। तो आप फिर इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सेम वही रिजर्व कैटेगरी में लाइक एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आपके 44% है तो बशर्ते आपने रिसर्च करी हो, ड्यू से पढ़ा हो, अंडर ग्रेजुएट करा हो, डिसर्टेशन लिखी हो, आप मैटर ही नहीं करता क्योंकि आप 45% के थ्रेशोल्ड को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस मिनिमम एलिजिबिलिटी को समझने की जरूरत है। आई होप सबके 50% या 45% से मार्क्स अबव ही होंगे। इसके बाद हम एक सैंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये P1, P2, P3, P4 क्राइटेरिया क्या है। तो हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एमकॉम प्रोग्राम की सीट मैट्रिक्स को का स्क्रीनशॉट पेस्ट करा है। आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 18 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 7, एसटी कैटेगरी में 3, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 12 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 सीट्स हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं जो P1 कैटेगरी है, P2 कैटेगरी है, P3 कैटेगरी है, P4 कैटेगरी है, इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा ये वेग और एम्बिगुअस और सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे, तो इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे प्रायोरिटीज को डिफाइन कर दिया 4 रोज एंड कॉलम्स में। तो सबसे पहले जो P1 कैटेगरी है,
यहाँ पे एक मैंने एक लाइन ऐड करी है, कॉलम ऐड करा है, यूजी एडमिशन स्टेटस 2022 में। सपोज 2026 में 1 ईयर पीजी वही कर रहा होगा जिसका एडमिशन 2022 में हुआ होगा, यानी सीयूटी के थ्रू फर्स्ट टाइम। तो सपोज एक P1 कैटेगरी है, आप P1 कैटेगरी से हैं, सपोज ए, सपोज अमन, अमन ने P1 कैटेगरी से अमन ने बीकॉम ऑनर्स 2022 में डीयू में एडमिशन लिया, डीयू के किसी एक कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में उसका एडमिशन होता है, ठीक। उसने 4 साल की डिग्री करी है। तो सपोज जब वो फोर्थ ईयर में अमन बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट जो है वो फोर्थ ईयर में जाता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो रिसर्च कर सकता है, या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, या एकेडमिक प्रोजेक्ट कर सकता है। रिसर्च यानी डिजर्टेशन लिख सकता है, यानी डिजर्टेशन लिख सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, एकेडमिक प्रोजेक्ट कर सकता है। तो अगर किस किसी ने किसी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है और वो फोर्थ ईयर में उसने ये सारे काम करे हैं, तो उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, यानी कि बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च। जब वो 4 ईयर का जब वो क्लियर करेगा, तो उसको बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी, यानी उसका रिसर्च कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं रिसर्च कंपोनेंट, यस उसने रिसर्च करी है, ऑनर्स है उसका कोर्स। अच्छा, सपोज अब वो है उसके जो अ, इस P1 कैटेगरी में जो जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% है, यानी तो सबसे पहले आपको वो 50% का कट ऑफ क्लियर करना है मिनिमम। सपोज अगर इस P1 कैटेगरी के स्टूडेंट की मिनिमम मार्क्स ही 49% है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वो उसका मैटर ही नहीं करता वो P1 P2 कैटेगरी P3 इसमें। तो सबसे पहले P1 कैटेगरी में उसने उसका कोर्स बीकॉम ऑनर्स है और उसने फोर्थ ईयर करा है, एंड उसको बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री मिली है। उसके मिनिमम मार्क्स 60% से अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने चाहिए, यानी 60 से अबव होने चाहिए। और वहीं अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो 55% से अबव होने चाहिए। तो आई होप कि P1 कैटेगरी क्लियर हो गई। बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च अगर है, या बीए ऑनर्स विथ रिसर्च है, या बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च है, तो आप P1 कैटेगरी में है, और ये आप मिनिमम परसेंटेज देख सकते हैं। अच्छा, P2 कैटेगरी क्या है? अगर आपने सपोज 2022 में बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, ठीक, और आपने 4 ईयर करा है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज अगर किसी भी डीयू ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी कि अगर कोई प्रोग्राम का बच्चा रिसर्च नहीं करना चाहता है तो वो कोर्स वर्क कर सकता है, यानी उस डिजर्टेशन रिसर्च की जगह वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ठीक। या दूसरी फैसिलिटी है कि बीकॉम प्रोग्राम का अगर रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च कर ले, यानी बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो रिसर्च करे या तो वो कोर्स वर्क करे, ठीक। तो सपोज एक बच्चा है, उसका एडमिशन बीकॉम प्रोग्राम हुआ था, बीए प्रोग्राम में हुआ था, और उसने 4 ईयर में, फोर्थ ईयर में उसने डिजर्टेशन लिखी, ओके, उसका रिसर्च कंपोनेंट था, और उसके मिनिमम मार्क्स भी 60% है। अभी आप इसको इग्नोर करिए रिसर्च कंपोनेंट को, उसके मिनिमम मार्क्स 60% है, या कैटेगरी में 55% है। बट डीयू क्या कहता है कि उसने रिसर्च करी, बीकॉम प्रोग्राम क्या उसने रिसर्च करी, तो हम उसको रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे, हम उसके स्टेटस को चेंज कर देंगे, यानी वो बीकॉम प्रोग्राम का है और उसने रिसर्च करी या रिसर्च नहीं करी, उसने कोर्स वर्क करा, उसने जो भी करा, बीकॉम प्रोग्राम का लेकिन बच्चा है, वो उसने रिसर्च करी, रिसर्च नहीं करी, या कोर्स वर्क करा, तो उसको हम बीकॉम प्रोग्राम से उसको बीकॉम ऑनर्स कर देंगे, यानी उसको हम बीकॉम में मेजर की डिग्री अलॉट कर देंगे। मेजर मतलब ऑनर्स करना, तो उसको हमने बीकॉम प्रोग्राम से बीकॉम ऑनर्स कर दिया, ठीक। तो ये P2 कैटेगरी है, यानी आपने रिसर्च करी या नहीं करी, आपने कोर्स वर्क कर लिया, वो मैटर ही नहीं करता, यहाँ पे रिसर्च आपकी रेलेवेंस के लिए है ही नहीं, एडमिशन के लिए आपकी बस स्टेटस चेंज होगा, आप प्रोग्राम से ऑनर्स हो जाएंगे। लाइक अब बीकॉम ऑनर्स के बच्चे को थर्ड ईयर में ही ऑनर्स मिल रहा था, और फोर्थ ईयर में उसने करी रिसर्च, तो उसको ऑनर्स विद रिसर्च हो गया। अच्छा, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे को 3 ईयर में प्रोग्राम हो रहा था ट्रेडिशनल रूट से, उसने फोर्थ ईयर करा एक्स्ट्रा, तो उसको बीकॉम ऑनर्स कर दिया गया उसके प्रोग्राम के स्टेटस को। तो ये P2 कैटेगरी में हुआ आएगा, ठीक। आप परसेंटेज की क्राइटेरिया देख सकते हैं, 60% होना चाहिए, ये 60 से 60 अबव, या 55 एंड 55 अबव होना चाहिए। अच्छा,
हम P3 कैटेगरी देखते हैं। अच्छा, ये जो P1 और P3 कैटेगरी है ये सेम आपको लगेगी, और P2 और P4 आपको सेम लगेगी। ओके, तो हम P3 कैटेगरी को समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है बीकॉम ऑनर्स का, उसने 4 ईयर करा, तो उसकी डिग्री 4th ईयर में उसने रिसर्च करी है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च। ठीक, तो उसका रिसर्च कंपोनेंट है। अच्छा, अब यहाँ जो P3 कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके जो परसेंटेज उसको मिनिमम जो चाहिए वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे P1 कैटेगरी में 60% चाहिए, लेकिन P3 कैटेगरी में 55% ही चाहिए। तो सपोज मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया था, 4th ईयर करा रिसर्च, और आपको बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिली, बट आपकी जो परसेंटेज है वो 57% है, तो आप P3 कैटेगरी में फॉल करेंगे। वही अगर रिजर्व कैटेगरी में और 50% है, तो आप P3 कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो आप कहेंगे कि ये तो P1 और P3 एक जैसे ही लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, इसको एक एग्जांपल समझिए। जैसे P1 है, उसने बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च उसको डिग्री मिली, ठीक, 4 ईयर में, तो उसके परसेंटेज जो है वो 60 से अबव है, 60 से अबव परसेंटेज उसके हैं, तो वो P1 में आ रहा है। अगर इसी 57 P3 कैटेगरी में उसने सारी फुलफिल करा बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, अगर उसके भी 60 से अबव रहते तो वो P1 में चला जाता, बट उसके 60 से कम है, उसके 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, इस वजह से वो P1 कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसी तरह ऐसे 50% से अबव है, 51, 52, 53, लेकिन 60 से 55 से कम है रिजर्व कैटेगरी में, 50 से अबव है लेकिन 55 से कम है। समझ रहे हैं आप? तो P3 कैटेगरी आप समझ गए। अच्छा, P4 कैटेगरी क्या है? ये भी सिमिलर है P2 कैटेगरी से, बस यहाँ पे परसेंटेज में चेंज है। अच्छा, कोई प्रोग्राम का बच्चा है, उसने 4th ईयर करा और उसको मेजर हो गया उसका कॉमर्स में, उसने रिसर्च करी नहीं करी, कोर्स वर्क करा, ये मैटर ही नहीं करता। प्रोग्राम से प्रोग्राम के बच्चे, चाहे बीए प्रोग्राम हो, बीएससी प्रोग्राम हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, उसको उसकी डिग्री को वो मेजर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो बीकॉम ऑनर्स हो जाएगा अब। ठीक, तो है उसके जो मिनिमम मार्क्स अब हैं P4 कैटेगरी में 55% है, जैसे P2 कैटेगरी में 60% है, अब P4 कैटेगरी में 55% है। सेम मिनिमम मार्क्स 55% कैटेगरी वाइज एंड 50%। अब देख सकते हैं सिर्फ परसेंटेज में चेंज हुआ है, परसेंटेज में चेंज किया गया है, थोड़ी सी परसेंटेज रिड्यूस करी गई है। तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं ऐसे कि अगर सपोज आपने 4 ईयर का बीकॉम करा है, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च, और आपके 62% है, आपके 61% है, आपके 60% है, 60 से अब परसेंटेज आपके हैं, तो आप P1 कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक, अच्छा, आपके 4 ईयर बीकॉम में मेजर है, यानी आपका एडमिशन बीकॉम प्रोग्राम में हुआ था, आपने 4 ईयर करा और आपको बीकॉम ऑनर्स हो गया, यानी बीकॉम में आपकी मेजर हो गई, और आपके 61% है, तो आप ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। रिजर्व कैटेगरी से ऐसे उसको देख सकते हैं। तो आपने बीकॉम मेजर आपका है 4 ईयर में, एंड 61% है आपके, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 60% या अबव होने चाहिए, तो P2 कैटेगरी में आएंगे, कि P2 कैटेगरी बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनी है। अच्छा, अब सपोज P3 कैटेगरी का एग्जाम्पल हम समझते हैं। आपने बीकॉम ऑनर्स करा विथ रिसर्च, और आपके 57% है, यानी कि आप 55 से अबव हैं लेकिन 60 से कम है, तो आप P3 कैटेगरी में जाएंगे। और P4 कैटेगरी को हम समझेंगे, सपोज आपने बीकॉम में आपका मेजर है, यानी बीकॉम प्रोग्राम आपने करी, और आपकी परसेंटेज है जो 55 से अबव है पर 60 से कम है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 56% है, तो आप P4 कैटेगरी में फॉल होंगे। तो आपने देखा जैसे कि ड्यू स्पेसिफिकली मेंशन यहाँ पे करता है कि हम सबसे पहले, हाँ, ये जो मेरिट बेस्ड पे एलोकेशन होगा, और सबसे पहले P1 कैटेगरी की सीट्स को फिल करी जाएगी, यानी कि उस सीट को जिसने ऑनर्स विथ रिसर्च करी होगी, और उसके मिनिमम मार्क्स 60% होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी में 55%। मतलब सबसे पहले अगर अलॉटमेंट होगी तो वो P1 कैटेगरी के बच्चों को होगी, सबसे पहले अलॉटमेंट P1 कैटेगरी के बच्चों को होगी, यहाँ पर ड्यू स्पेसिफिकली मेंशन करता है। और उसके बाद अगर सीट्स बच जाती हैं तो P2 कैटेगरी को होगी, देन P3 कैटेगरी को होगी, एंड P4 कैटेगरी को होगी। तो आप देख सकते हैं कि
अलॉटमेंट में ऐसे थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और किसी को ये अनफेयर भी लग सकता है, बट क्या करें, ये ऐसा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो डीयू ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि कैसे अलॉटमेंट होगी। कट ऑफ आई थिंक हाई जाने वाली है। अगर आपके 8 या 8 से अबव भी सीजीपी है तो आप कंसिडर करिए, और वहां पे भी अगर आपका आपका ऑनर्स विथ रिसर्च है तभी आपको अलॉटमेंट होगी। जहां तक मुझे लगता है कि जो सारी सीट्स हैं वो P1 कैटेगरी में ही फिल हो जाएंगी। सपोज अगर कोई बीकॉम ऑनर्स में 150 स्टूडेंट्स जो है वो बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च हैं, और वो सारे एम कॉम करना चाहते हैं 1 ईयर के, और उनकी परसेंटेज भी 60 से अबव है, तो वो P1 कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अगर वो 150 में सारे करना चाहते हैं, यानी कि 45 सीट्स हमारी टोटल है, तो वो 45 वहां से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि P2 कैटेगरी के लिए तो सीट्स ही नहीं बची, P3 के लिए सीट्स ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तभी P2 या P3 या P4 को अलॉट की जाएगी। तो यहाँ पे तो वैकेंट होने का सवाल ही नहीं उठता, सीट्स वैकेंट होंगी। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि अलॉटमेंट कैसे होगी, P1 P2 P3 P4 कैटेगरी कैसी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।